हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। बेसिकली ये जो स्टोरी है वो बेस्ड है बच्चों के ऊपर कि किस तरीके से उनका जो जीवन है वह चोरी हो जाता है। स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये जो चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, इन्हें अनीस जंग के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म रोरकेला जो कि उड़ीसा में एक जगह है वहां पे हुआ था, लेकिन इन्होंने अपना चाइल्डहुड और एडोलसेंस हैदराबाद में स्पेंड किया था। इन्होंने अपनी एजुकेशन हैदराबाद के साथ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से भी हासिल की थी। इनके जो पेरेंट्स थे वो दोनों ही राइटर थे, इसलिए ये भी एक राइटर ही थी। लॉस्ट स्प्रिंग इस चैप्टर के अंदर अनीस जंग के द्वारा दो स्टोरी के ऊपर बात की गई है। पहली जो स्टोरी है वह पॉवर्टी से रिलेटेड है। दोनों ही स्टोरी का रिलेशन एक ही चीज से है, वो है स्टोलन चाइल्डहुड। आइए जानते हैं सबसे पहले स्टोरी नंबर फर्स्ट जो कि पॉवर्टी से रिलेटेड है, जिसका टाइटल है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। ये जो स्टोरी है इसके अंदर ऑथर जिनका नाम है अनीस जंग, उनकी कॉन्वर्सेशन होती है एक चाइल्ड के साथ जिसका नाम है साहिब, जो कि एक रैग पिकर है, यानी कि गार्बेज चुगने वाला है। फ्रॉम द बिगनिंग शुरुआत होती है ऑथर के साथ। वह पूछती है साहिब से वाई डू यू डू दिस, आप ऐसा क्यों करते हो। साहिब जो है वह सोने की तलाश में, यानी कि गोल्ड की खोज में नेबर के पड़ोस में जो गार्बेज है, कूड़ेदान जो है वहां पर आता है ताकि कोई एक दिन उसे वहां पे सोना मिल जाए। साहब रिप्लाई करता है आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास कोई काम करने के लिए है ही नहीं, इसलिए वह ऐसा काम करता है। ऑथर कहती है गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। ये जो वर्ड्स थे उन्होंने काफी लापरवाही से कहे थे, सो ग्लीबली। साहब रिप्लाई देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई विद्यालय नहीं है। ऑथर इफ आई स्टार्टेड स्कूल विल यू कम, ऑथर कहती है अगर मैं स्कूल शुरू करूं क्या तुम आओगे। साहिब कहता है कि जरूर, और वह मुस्कुराते हुए ऐसा जवाब देता है। ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, ऑथर कहती है मैं कुछ दिनों के बाद देखती हूँ वह मेरे पास भागते हुए आता है और कहता है इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया। इसके जवाब में ऑथर कहती है इट्स टेक लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, स्कूल बनने में काफी देर लगती है। और ये कहते हैं उसे काफी अपने आप को एम्बेरस भी फील होता है, काफी शर्म आती है, उसने जो वादा किया था वह उसे पूरा नहीं कर पाई। इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर ऐसे बहुत से वादे जो कोने में पड़े होते हैं, जो कि झूठे होते हैं, उनकी कोई हकीकत नहीं होती। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, एक महीने से उसे जानने के बाद वह उस रैग पिकर से उसका नाम पूछती है और वह रैग पिकर काफी जोर से कहता है साहिब आलम, और उसे अपने नाम का मतलब नहीं पता होता। अगर उसे इस नाम का मतलब पता होता तो इसका मतलब था लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाएगा, तो आप याद रखिएगा साहिब आलम का जो मीनिंग है उसका मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी कि विश्व का राजा, विश्वपति। और इस तरह जो ऑथर होती है वह साहिब के जितने भी दोस्त होते हैं उनसे घुल मिल जाती है, उन सबको जान लेती है कि किस तरह वह हर रोज झुंड बना के पक्षियों की तरह मोहल्ले में आते हैं, गार्बेज चुगते हैं और दोपहर होते ही चले जाते हैं। इन बच्चों के ग्रुप में से ऑथर एक बच्चे से पूछती है कि वाई आर यू नॉट वियरिंग चप्पल्स या यू काजा स्लीपर्स, तो ऑथर पूछती है कि आपने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी, और बच्चा डायरेक्ट ही रिप्लाई करता है ऑथर को माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, कि ताक पर से मम्मी ने उतार के नहीं दिए इसलिए नहीं पहनता। ताक मीन्स छज्जा। इस बात पे दूसरा लड़का उसी ग्रुप में से ये कहता है कि अगर इसकी मम्मी वह जूते उतार कर भी दे देती तो वह तब भी इसे नहीं पहनता। जो सेकंड लड़का होता है उसने खुद जो जूते पहने होते हैं उनका कॉम्बिनेशन सही नहीं होता, या यूं कहा जाए कोई रेड है कोई ब्लू है, एक कलर के नहीं होते। और उसी दौरान एक तीसरा लड़का कहता है कि मुझे भी जूते चाहिए। आई वॉन्ट शूज, से अ थर्ड बॉय हु हैज नेवर ऑन अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने अपनी जिंदगी में कभी जूते ही नहीं लिए थे, ये तीसरा बच्चा बोलता है। बेयरफुट मीन्स जिसने चप्पल नहीं पहनी, यानी कि वह नंगे पैर है। इस बात पर ऑथर कहती है आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज ऑन विलेज रोड, it is not lack of money but the tradition to say barefoot is one explanation. It's mean कि मैंने बच्चों को देश भर में घूमते हुए शहरों में गांव की सड़कों पर नंगे पैर चलते हुए देखा है, और इसका कारण धन की कमी नहीं है बल्कि नंगे पैर रहना भी एक तरीके की प्रथा है। ये सब बातें बोलते हुए वे अपने आप को काफी सस्पिशियस यानी हैरान फील करती है कि ये सारी बातें मेरे लिए बोलना एक बहाना है ताकि मैं इन चीजों से बच सकूं।
इससे रिलेटेड ऑथर को एक स्टोरी याद है जो कि वह बताती है उद्दीपी के एक व्यक्ति ने उसे सुनाई थी। उद्दीपी जो जगह है वह कर्नाटका में है। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। जब वह लड़का था तो विद्यालय जाने के लिए एक पुराने मंदिर के पास से वह निकलता था। वेयर हिज फादर वाज अ प्रिस्ट, जहां पर उसके जो पिता थे वे पुजारी थे जो कि मंदिर का कामकाज संभालते थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे ऑफ शूज। वह मंदिर में कुछ समय के लिए रुकता था और जूतों के लिए यानी शूज के लिए प्रे भी किया करता था। 30 सालों के बाद ऑथर जो है उसी के शहर में उस मंदिर के पास जाती है। वो क्या देखती है कि वो जो शहर है वो पूरी तरीके से उजड़ चुका है। वहां जाकर ऑथर देखती है कि आंगन में लाल और सफेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियां रखी हुई है और एक लड़का ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहने हुए, पैरों में मोजे और जूते पहने हुए हाफते हुए आता है। विद्यालय के बस्ते को फोल्डिंग पलंग पर फेंक देता है। लड़के को देखकर ऑथर को याद आता है कि एक लड़के ने आखिर में जिसे जूते मिल गए थे उसने देवी से प्रार्थना की थी, इन्हें मैं कभी भी गुम नहीं करूंगा, और उसकी जो प्रार्थना थी वह देवी ने स्वीकार कर ली थी। इस तरह पुजारी के बेटे की तरह अब दूसरे लड़के भी जूते पहनते थे। लेकिन सिचुएशन यहीं पे अभी भी रुकी हुई थी कि जो ऑथर के पड़ोस में कूड़े इकट्ठे करने वाले बच्चे थे जैसे साहिब और उसकी गैंग या यूकाजा उसका ग्रुप, वह अभी भी नंगे पैर ही आया करते थे। तो ये स्टोरी कुछ इस प्रकार से रिलेटेड थी जो कि ऑथर के माइंड में आई। ऑथर जो है वह नंगे पैर कूड़े इकट्ठे करने वालों अपने परिचय के कारण सीमापुरी पहुंचती है। सीमापुरी जो जगह है वह दिल्ली में है। इसकी जो लोकेशन है वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में है। हाल फिलहाल में यहाँ पे राइट्स भी हुए थे, दंगे भी हुए थे। सीमापुरी में जो लोग रहते हैं वह गवर्नमेंट की जो लैंड है उसके ऊपर अपना राइट्स जमा कर बैठे हैं, और ये जो है वह बांग्लादेश से 1971 में आए थे। जब ईस्ट पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तो एक नई कंट्री निकल के आई थी, वो थी बांग्लादेश। तो 1971 में ही ये जो लोग थे यहाँ पर आए थे, और साहब का परिवार भी उनमें से एक ही था। साहब वही है जो कि एक रैक पिगर है, छोटा सा बच्चा। अब सीमापुरी के बारे में ऑथर कुछ इस प्रकार से बताती है जैसे कि सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, इट स्टिल इज, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, इंस्ट्रक्टर ऑफ मड with roof of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 rag pickers. They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their name on voter list and enable them to buy grains. It means उस समय सीमापुरी जो थी वह एक जंगल की तरह थी और वह अभी भी है। बस फर्क इतना है कि अब ये खाली नहीं है, यहाँ पे लोग रहा करते हैं, लेकिन हालात अभी भी पहले जैसी है। यहाँ मिट्टी के घरों में जिनकी छतें टीन और तिरपालों की है, यहाँ पर ना तो सीवर है और ना ही नालियाँ है और ना ही बहता हुआ पानी है। यहाँ पर कूड़ा इकट्ठा करने वाले 10,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। यहाँ पर जो लोग हैं वह बिना पहचान के 30 सालों से रह रहे हैं, बिना आज्ञा पत्र के, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है जिसके कारण उनका मतदाता सूची में यानी वोटर लिस्ट में नाम आ जाता है और वह आसानी से अनाज खरीद सकते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन अ आइडेंटिटी। पहचान से ज्यादा महत्वपूर्ण है जीने के लिए अनाज। ऑथर ने सीमापुरी की कुछ औरतों से जिन्होंने फटी पुरानी साड़ी पहन रखी थी उनसे ये पूछा था कि आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स। तो इसके जवाब में उन औरतों ने ये बोला था जहां कहीं भी उन्हें भोजन मिल जाता है वह वहीं पर अपना टेंट को गाड़ लेते हैं और वहीं पे अपना डेरा बना लेते हैं, यानी रहने की जगह बना लेते हैं। उनमें ही बच्चे बड़े हो जाते हैं और जीवन के संघर्ष में भागीदार बन जाते हैं। और सीमापुरी में जिंदा रहने का मतलब है कूड़ा इकट्ठा करना। सालों से ये काम करने की वजह से यह उनके लिए एक रोज की जिंदगी बन गई है, यानी कि एक प्रथा बन चुकी है। और वो कहती है कि गार्बेज इट्स लाइक अ गोल्ड फॉर अस, इट इज आवर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर आवर हेड्स, इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर। इट्स मीन कि कचरा उनके लिए एक सोना है, गोल्ड है, और यह उनके रोजी रोटी भी है। उनके सर पर छत है, चाहे वह टपकती हुई छत क्यों ना हो, लेकिन एक बच्चे के लिए इससे अधिक यह कुछ और ही है। अब बात आती है मेन स्टोरी के टाइटल के ऊपर, समटाइम आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। कई बार मुझे कूड़े के ढेर में से 1 रुपया मिल जाता है। अब बात आती है साहिब की, तो साहिब सेज समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी। तो कूड़े के ढेर में से उसे कई बार रुपया मिल जाता है, इवन अ 10 रुपी नोट, यहाँ तक कि 10 रुपए का नोट भी। हिज आईज लाइटिंग अप, उसकी आंखें तब चमकती है व्हेन ही फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन द हीप ऑफ गार्बेज,
जब कूड़े के ढेर में से उसे एक चांदी का सिक्का मिल जाता है। तो आप समझ रहे हो बच्चों रैक पिकर्स के बारे में कि उनके लिए एक साहिब जैसा जो बच्चा है जिसे एक सिल्वर कॉइन मिल जाता है तो वह किसी एक सपना पूरा होने से कम नहीं है उस बच्चे के लिए। और जब साहिब को एक चांदी का सिक्का मिलता है तो वह अपनी जो तलाश है कूड़े के ढेर में उसे खोजना बंद नहीं करता और वह यह उम्मीद लगा के रहता है कि उसे भी एक सिल्वर कॉइन मिले, क्या पता और भी मिल जाए। तो वह सर्च करता ही रहता है कूड़े के ढेर के अंदर। It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. For the children, it is a wrapped in wonder. For the elder, it's mean a survival. कहने का मतलब कि बच्चों के लिए कचरे का जो महत्व है, इम्पोर्टेंस जो है वो अपने माता पिता के मीनिंग यानी उनके अर्थों से अलग है। बच्चों के लिए ये एक आश्चर्य की घटना है और बड़ों के लिए जीने का एक साधन है। एक दिन सर्दियों की सुबह वह साहिब को एक पड़ोस वाले क्लब के बाहर लगे गेट के पास खड़े हुए सफेद कपड़े में पहने दो युवक को टेनिस खेलते हुए देखती है, क्योंकि साहिब को यह खेल जो है वो काफी अच्छा लगता है और वह गुनगुनाता हुआ बाड़े के पीछे संतुष्ट होकर खड़ा भी हो जाता है और वह मानता है कि जब वहां पर कोई नहीं होगा तो वह अंदर चले जाएगा, क्योंकि वहां का जो चौकीदार है उसे वहां का झूला झूलने देगा। हालांकि साहिब ने भी जूते पहने हुए थे लेकिन वह उसकी शर्ट और जो ने निक्कर पहन रखी थी उससे मैच नहीं कर रहे थे और साहिब क्लियर तरीके से ये कहता है कि यह जो जूते है वह किसी अमीर लड़के के है जिसने उसे उतार दिया था, क्योंकि उस जूते के अंदर छोटे छोटे छेद हो रहे थे। लेकिन साहिब को इस बात से क्या फर्क पड़ता है, वह तो हमेशा नंगे पैर घुमा था, तो उसके लिए इन शूज का मिलना किसी सपने से कम नहीं था। हालांकि जिस खेल को वह देख रहा था यानी टेनिस को, वह उसकी पहुंच से काफी ज्यादा बाहर था। एक सुबह ऑथर साहिब को देखती है कि वह चाय की दुकान पर जा रहा है और उसके हाथ में स्टॉल का कनस्तर भी है। वह वहां पर काम करता है और उसे वहां पर 800 रुपए भी मिलते हैं और साथ ही खाना भी मिलता है। ऑथर के माइंड में आता है क्या वह ये सभी कामों से खुश है, क्या ये काम उसे पसंद है। वह देखती है साहिब की तरफ और बोलती है कि उसके चेहरे पे जो केयर फ्री वाला लुक था यानी कि बिल्कुल मस्त रहने वाला, अब वह गायब हो चुका था। अब वह एक जिम्मेदारी में बंध चुका था। जिस तरह वह कूड़े की एक बोरी को अपने कंधों पर आसानी से रख लेता था, लेकिन ये जो कनस्तर था वह काफी ज्यादा भारी था। फर्क बस इतना है कि वो जो बोरा था या यूं कहा जाए जो थैली थी कूड़े की वह खुद साहिब की होती थी और ये जो कनस्तर था वह दुकान के मालिक का होता था। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, यानी कि साहिब अब खुद अपना मालिक नहीं रहा। तो बच्चों ये थी स्टोरी साहिब के ऊपर जिसे ऑथर अनीस जंग द्वारा प्रेजेंट किया गया, तो जिसके अंदर यही बताया गया कि किस प्रकार से बच्चों का जो चाइल्डहुड है वह खो जाता है या चुरा लिया जाता है। जिस उम्र में उन्हें एजुकेशन को हासिल करना चाहिए वह उस एज के अंदर रैक पिकर बने हुए हैं, यानी कि कूड़ा चुगने वाले बने हैं और मजबूरी में किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं ताकि उनके घर का पालन पोषण हो सके। इसलिए ये जो स्टोरी है वो पॉवर्टी से रिलेटेड है। इस लेसन की जो सेकंड स्टोरी है वो आपको इसके बाद देखने को मिलेगी। आई होप कि आपको ये स्टोरी काफ़ी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि आपके साथ उनका भी प्रॉफिट हो सके। और एक बात और बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर आपके एमसीक्यू टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और सीबीएसई से जुड़े आपकी लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कराई जाती है। अगर आपको कोई क्वारी है तो आप हमसे वहां पर भी आस्क कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको इस लेसन के सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप बच्चे खुश रहिएगा, पढ़ते रहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए।